Hello, everyone, and welcome to today's session. This session is proudly organized by Nyaya Siksha Trust. Their dedication to education and mental health is truly commendable, and I am honored to be here with them. And today we will diving into the chapter two of psychology. Before we start our chapter two, let me introduce myself first. I'm Fuzia Sefi, and I'm a counseling psychologist and mentor, currently practicing under professional supervision. And I am passionate about supporting emotional well being, and I look forward to an insightful discussion with all of you. Welcome to you all. Before we start, let me share my screen first. Is it visible to all of you? Hello? Okay. आज हम 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चैप्टर 2 है, साइकोलॉजी का है, बल्कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसर्च के बिना साइकोलॉजी का कोई वजूद ही नहीं है, इवन किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है। लेट मी डू ओके। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, आज हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे, उन दो चीजों को जानेंगे, व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई दिस चैप्टर इज द की। ये चैप्टर हम इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं क्योंकि ये एग्जाम में 13 मार्क्स का आ रहा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि रिसर्च के बिना साइकोलॉजी का कोई वजूद नहीं होता। अगर सिगमंड फ्रॉइड ने रिसर्च ना की होती तो हमें कभी नहीं पता चलता कि हमारा बचपन हमारे आज को कैसे गाइड करता है। सोचो, अगर रिसर्च ना होती तो आज भी लोग डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज को भूत प्रेत या नाटक समझ बैठते। उनको कभी ये रियलाइज नहीं होता है कि ये भी कोई एक इशू है जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इस चैप्टर की समझना बहुत जरूरी है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो गोल्स का मतलब है कि रिसर्च हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, एम क्या है। सबसे पहला गोल होता है डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिस्क्राइब। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पढ़ना, जो आप पढ़ना चाहते हो, मतलब हम क्या पढ़ना चाहते हैं। रिसर्च का बेसिक मतलब है, बेसिक मतलब ही यही है कि हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और अब हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने नोटिस किया कि आजकल के जो 12th के बच्चे हैं वो बोर्ड से काफी डरे हुए हैं, उनके अंदर एक खौफ है बोर्ड्स का। अभी एक न्यूज भी आई थी कि नीट का जैसे दोबारा री एग्जाम होना था तो एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो वो खौफ था, उसके अंदर वो डर था कि वो दोबारा नीट नहीं क्लियर कर पाएगी, वो शायद एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पाएगी अपने पेरेंट्स की। बट क्या उसका सुसाइड करना सही था? नहीं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, एजुकेशन हमारे लिए बनी है, हम एजुकेशन के लिए नहीं। पढ़ाई जरूरी होती है, मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, पर क्या इसके लिए अपनी जान दे देना सही होगा? बिल्कुल नहीं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा पहला गोल ये है कि मैं इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूं, लोगों को एक्सप्लेन करूं और समझाऊं कि ये कितना सीरियस इशू है। वापस से हम फर्स्ट गोल पे चलते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने बताया, मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम से इतना डरते क्यों हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि इस बिहेवियर को जितना हो सके एक्यूरेटली डिफाइन करना। मैं यहाँ ये नहीं पढ़ रही हूँ कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, बच्चा आलस दिखाता है, मैं वो रिसर्च नहीं कर रही हूँ। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का डर है, वो फोबिया है बच्चों के अंदर। इस बिहेवियर को क्लियर और एक्यूरेट वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ही डिस्क्रिप्शन है। एंड द नेक्स्ट
नेक्स्ट गोल इज प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज सेकंड गोल, बट जब आप मास्टर्स लेवल पे कभी रिसर्च का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये थर्ड हो और एक्सप्लेनेशन सेकंड हो। अब आप देखें कि बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप एग्जाम में सेकंड गोल प्रिडिक्शन ही लिखेंगे। अभी हम जानते हैं प्रिडिक्शन क्या होता है, उसके बाद जब आप पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ आएगा कि एक्सप्लेनेशन हमने सेकंड क्यों रखा है मास्टर्स लेवल पे। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन, अगर हमने जान लिया कि क्या हो रहा है, वो डिस्क्रिप्शन है, तो अब हम ये गैस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कि अगर सिचुएशन यही रही तो आगे क्या हो सकता है, दैट इज प्रिडिक्शन। एंड द डिस्क्रिप्शन इज क्या हो रहा है, बट द प्रिडिक्शन इज अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा, हम वो प्रिडिक्ट करते हैं। फ्यूचर में उनके मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे बहुत डरे हुए हैं, 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए बहुत डरे हुए हैं, उनके अंदर एक फोबिया हो गया डर का। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो आगे क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस का क्या होगा, मेंटल हेल्थ का क्या होगा। हम बेसिकली रिजल्ट्स को पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द गोल, प्रिडिक्शन। ठीक है, अभी तक क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट गोल की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन, व्हाई इट्स हैपनिंग। अब आपको समझ आएगा कि हमने एक्सप्लेनेशन सेकंड क्यों रखा है। अब तक हमने देखा कि डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन क्या, सॉरी, डिस्क्रिप्शन क्या हो रहा है, प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, एंड दैट इज एक्सप्लेनेशन। या हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे बोर्ड एग्जाम से डर क्यों रहे हैं, तो कोई भी रीजन हो सकता है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे पेरेंटल प्रेशर, मम्मी पापा का प्रेशर है, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आए, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बहन भाई क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन एप्रीहेंशन का, हर वक्त खुद को जज होते हुए देखने का डर। हम यहाँ पर कॉजल फैक्टर्स को समझ लेते हैं तो हमें रूट कॉज, असल जो वजह पता चल जाती है, एंड दैट इज एक्सप्लेनेशन व्हाई इट्स हैपनिंग। नेक्स्ट गोल इज कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। कंट्रोल का मतलब सिर्फ दबाना नहीं होता है, इसके तीन मतलब होते हैं कंट्रोल के। फर्स्ट इज रिड्यूस, सेकंड इज इंक्रीज और मॉडिफाई, थर्ड इज एनहेंस। रिड्यूस मीनिंग जो बुरा बिहेवियर है, जैसे बोर्ड्स का डर, उसे कम करना। इंक्रीज और मॉडिफाई का मतलब है अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना, कॉन्फिडेंस देना। एनहेंस का मतलब है जो चीजें पहले से अच्छी हैं उसे और बेहतर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12th के बोर्ड्स के बच्चों में पेरेंटल प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर इज अ प्रॉब्लम, तो हम पेरेंट्स से बात करके उसे रिड्यूस करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करके उनका कॉन्फिडेंस एनहेंस करेंगे। अभी तक क्लियर है? द नेक्स्ट गोल इज, फिफ्थ गोल इज एप्लीकेशन, अप्लाई नॉलेज। अभी तक जो भी हमने रिसर्च की उसका असली मकसद तभी पूरा होता है जब हम अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं। रिसर्च का पूरा मकसद ही यही है। हमने रिसर्च पेपर में जो भी अच्छी बातें कही हैं, जैसे मेंटल हेल्थ और पॉजिटिविटी के बारे में, उन्हें अपनी लाइफ में यूज करना। हम साइकोलॉजिस्ट तो बन सकते हैं, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्च कर रहा है वो सिर्फ बता सकता है कि अगर प्रॉब्लम ये पेरेंटल प्रेशर है तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों में। हम उसको स्ट्रेस टेक्निक्स कुछ सिखा सकते हैं, बट अप्लाई करना उनका काम है। जब तक वो अप्लाई नहीं करेंगे हमारी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होगी। तो सबसे बिग गोल यही होता है साइंटिफिक इंक्वायरी का। अल्टीमेट एम लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना ही होता है। हम किसी को जबरदस्ती तो जिम या मेडिटेट के लिए नहीं बोल सकते हैं, वो उनके ऊपर है, और हम उनको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, करना सिर्फ उनको है खुद। जब लोग उसे सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तभी हमारी रिसर्च सक्सेसफुल होती है। ओके, आज हमने 5 गोल पढ़े, दैट इज
डिस्क्रिप्शन क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन आगे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है, कंट्रोल हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, एंड द एप्लीकेशन हम इसे अपनी लाइफ में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एनी डाउट? अभी तक क्लियर है सबको? ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च। अब हम स्टेप्स पर आते हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च दो बातों पर टिकी होती है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। बिफोर वी स्टार्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अगर दो अलग अलग रिसर्चर्स सेम लोग या सेम सैंपल पर स्टडी करते हैं तो उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। कि कोई भी रिसर्च होती है, अगर कोई भी दो लोग उस रिसर्च को करते हैं तो उनका कंक्लूजन सेम ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो साइकोलॉजिस्ट सेम इंसान पर आईक्यू टेस्ट करते हैं उनका, तो दोनों का आईक्यू टेस्ट सेम ही आएगा। एक दो नंबर का फर्क हो सकता है बट कंक्लूजन तो सेम ही रहेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक इज रिसर्च हमेशा स्टेप वाइज होती है। दैट इज सिस्टमैटिक। वो सिस्टम में होती है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें गोल सेट करना है अपना, उसमें गोल्स क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमें उसको कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। as shown in this picture, first step is conceptualize, second collect data, third draw conclusions, and the fourth revise and test. Okay, we'll move to the next slide. Conceptualization. Okay. ओके, अब एक रिसर्च को हम कैसे कंडक्ट करते हैं, अब हम उसके स्टेप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम दैट इज क्या पढ़ना है। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम्हारा रिसर्च टॉपिक क्या है। तुम किसी के बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस या एक्सपीरियंस को स्टडी कर सकते हो। दैट इज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड इज इसी के अंदर हम यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स शोन हो रहे हैं बट हम इनको 5 समझेंगे। कैसे? 1 इज conceptualizing the problem and 1.1 is hypothesis, है ना? seen in your picture hypothesis. अब what is hypothesis? hypothesis होता क्या है? hypothesis होता है formulating a एक टेंटेटिव आंसर जो होता है। टॉपिक चुनते ही हम अपने मन में एक गैस कर लेते हैं, एक अजम्पशन बना लेते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे एग्रेसिव क्यों हैं? जैसे मेरा टॉपिक है कि बच्चे एग्रेसिव रहते हैं, बच्चे एग्रेसिव क्यों हैं? तो मैंने एक अपने मन में एक टेंटेटिव आंसर बना लिया है क्योंकि वो वायलेंट मूवीज देख रहे हैं, क्योंकि वो वायलेंट मूवीज देख रहे हैं इसलिए बच्चे एग्रेसिव है। तो मेरा ये हाइपोथेसिस हो गया है। अब मेरी जो रिसर्च है वो इसी बात को सही या गलत साबित करने पे होगी। मैं पूरी रिसर्च का जो गोल होगा इस हाइपोथेसिस को सही या गलत प्रूव करना होता है। दैट इज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिसर्च के लिए, इसीलिए हमने इसे फर्स्ट के साथ डाला है कि जैसे ही तुम अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो उसके साथ ही हाइपोथेसिस आपको लगाना है। द सेकंड गोल इज डेटा कलेक्शन। हाउ टू कलेक्ट डेटा, ये मायने रखता है कि आपने, ये बहुत मैटर करता है कि आप डेटा कलेक्ट कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं। वो मायने रखता है कि डेटा कलेक्ट करने से पहले आपको ये 4 बातों का ध्यान होना चाहिए कि किन से डेटा कलेक्ट होना है, पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन से मेथड आप यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट या केस स्टडी।
कौन सी टूल्स यूज होंगे, गूगल फॉर्म्स, क्वेश्चनर, या डेटा कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ कंक्लूजन्स, रिजल्ट निकालना। जब डेटा मिल गया, अब हम उसे एनालाइज करेंगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज और टेक्निक्स यूज होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका बेसिकली मीनिंग है हम डेटा का जो रिजल्ट है ना वो चेक करते हैं। डेटा एनालाइज करने के बाद देखो क्या हमारा रिजल्ट जो हमारी हाइपोथेसिस थी उससे मैच होता है, तो इट्स गुड कि हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई, कि हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस से मैच हो गया है। बट अगर हाइपोथेसिस से मैच नहीं होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, दैट इज रिवाइज एंड टेस्ट। हम अपनी पूरी रिसर्च को दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर से उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं। वही सेम प्रोसेस चलता रहता है अगर हमारा हाइपोथेसिस से मैच नहीं होता है कंक्लूजन, तभी हम फोर्थ स्टेप पे जाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं शुरू से। फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिसाइड करना प्लस हाइपोथेसिस। सेकंड इज डेटा कलेक्ट करना, मेथड और टूल्स चूज करके। थर्ड इज ड्राइंग कंक्लूजन, डेटा को एनालाइज करना। एंड द फोर्थ इज वेरीफाई एंड रिवाइज। मैच हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ था, नहीं हुआ डेटा मैच, तो हम फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर से सेम प्रोसेस होता है, डेटा को, प्रॉब्लम को फिर से आइडेंटिफाई करना, एक नया हाइपोथेसिस लगाना, फिर से डेटा कलेक्ट करना, फिर कंक्लूजन निकालना। अभी तक क्लियर है, सिंपल है। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टू पाथ्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। अब साइकोलॉजी में बिहेवियर को पढ़ने के दो रास्ते हैं, दो पाथ हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्ट इज द साइंटिफिक एंड द अनदर इज द इंटरप्रेटिव। फर्स्ट वन, साइंटिफिक views behavior as measurable and predictable। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी वाला रास्ता। इसका मतलब है ये अप्रोच बिहेवियर को मेजरेबल और प्रेडिक्टेबल बनाता है, मानती है। इसका फोकस ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और ऑब्जर्वेबल एक्शन पर होता है। हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करते हैं। इसका मकसद होता है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढना और बिहेवियर के जनरल लॉज बनाना। एग्जाम्पल, क्या नींद का टाइम मेमोरी पे असर करता है? दैट इज ऑब्जेक्टिविटी वाला रास्ता, द साइंटिफिक। नेक्स्ट इज द इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव का मीनिंग होता है सब्जेक्टिविटी वाला रास्ता। ये अप्रोच बिहेवियर को पर्सनल मीनिंग और एक्सपीरियंस से जोड़ती है। इसका फोकस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पर होता है। हम इसमें इंटरव्यूज, केस स्टडीज और ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं। हम इंसान की फीलिंग्स, बिलीव्स और उनके यूनिक एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी अपने को खोने के बाद कोई इंसान दुख को कैसे फील करता है, उसे दुख को कैसे कैसे फीलिंग आती है उसको, तो दैट इज पर्सनल, वो सब्जेक्टिविटी। एंड द साइंटिफिक इज ऑब्जेक्टिविटी। तो इन शॉर्ट, साइंटिफिक अप्रोच डेटा और पैटर्न्स ढूंढती है और इंटरप्रेटिव अप्रोच इंसान की कहानी और फीलिंग समझती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम पढ़ते हैं द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। इससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डेटा। डेटा होता क्या है? सबसे पहले डेटा का मतलब क्या है? डेटा का सिंपल मतलब है इंफॉर्मेशन। साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल डेटा का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो हमें लोगों के बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस के बारे में मिलती है, एज यू स्टडीड इन चैप्टर फर्स्ट। याद रखने वाली बात है ये कि डेटा कभी भी कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं होता है। डेटा हमेशा कॉन्टेक्सचुअल होता है, मतलब वो किस माहौल से, जैसे मैंने अभी बताया था, वो किस माहौल से आ रहा है, किस हालत में कलेक्ट किया जा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। दैट्स व्हाई डेटा इज कॉन्टेक्सचुअल। ये आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिख सकते हैं, दैट डेटा इज कॉन्टेक्सचुअल। अब हम पढ़ेंगे
types of data as shown in the slide. First is demographic, second physical conditions, third physiological measures and fourth psychological. वापस से फर्स्ट पे आते हैं. फर्स्ट इज डेमोग्राफिक, पर्सनल इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हम पर्सनल बैकग्राउंड देखते हैं, लाइक उसका नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, फैमिली का साइज क्या है, फैमिली में मेंबर्स क्या है, मिडिल चाइल्ड है या एल्डर चाइल्ड है, यंगेस्ट चाइल्ड है, ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है या कुछ काम करते हैं. दैट इज उसमें जो पर्सनल डिटेल्स हम डालते हैं दैट इज डेमोग्राफिक. सबसे बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है वो सब डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जाता है. दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज फिजिकल कंडीशन. The context of study, including housing, room, setup, school facilities, and local geography. इसका मतलब है फिजिकल एनवायरनमेंट. ये उसके रहने सहने का माहौल के बारे में है. एग्जाम्पल, वो कहाँ रहता है, पहाड़ी इलाके में रहता है, सिटी में रहता है, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, कहाँ पे है उसका घर, फैसिलिटीज कैसी अवेलेबल है उसके पास. थर्ड इज फिजियोलॉजिकल मेजर्स. फिजिकल रेस्पॉन्सेज लाइक हार्ट रेट, tiredness levels, sleep patterns, and brain waves. Example, कि वेट क्या है उसका, हाइट क्या है, कितनी थकावट हो रही फील हो रही है, स्लीप पैटर्न क्या है. ये बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में होता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल ट्रेट्स. साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ये माइंड से रिलेटेड होता है, लाइक एग्जांपल आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, इमोशंस, मोटिवेशन और किसी के काम करने का तरीका. स्कोर्स, रिपोर्ट्स about mental attributes like intelligence, personality values, and emotions. Clear है अभी तक? Okay. Now we will move to our next slide, that is the observational method. The observational method. साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है. ऑब्जर्व करना एक स्किल है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में तीन मेन स्टेप है. फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड रिकॉर्डिंग, थर्ड एनालाइज. फर्स्ट सिलेक्शन मीनिंग हम हर चीज नोटिस नहीं करते, हम कुछ सेलेक्टेड चीजें लेते हैं. लाइक हम सिर्फ वही बिहेवियर चूज करते हैं, वही बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं जो हमारी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे एक साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट इतनी बातें करता है तो हम अपनी जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं, उसकी जो फालतू बातें होती हैं उसको इग्नोर करके हम सिर्फ वही बातें नोट करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी है, स्टडी के लिए जरूरी है. ऐसे हम रिसर्च में हम सेलेक्टेड डेटा लेते हैं. नेक्स्ट रिकॉर्डिंग. जब हम डेटा कलेक्ट कर लिए हैं, जो हमने सेलेक्ट किया है, उस डेटा को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि हम बाद में ना भूलें. या तो हम नोट्स बना सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इज एनालाइज. फाइनली उस रिकॉर्डेड डेटा को बैठकर एनालाइज करना ताकि हम बिहेवियर का सही मीनिंग, सही मतलब निकाल सकें. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड. अब मैंने ये जो टाइप्स हैं उन दो ग्रुप्स में बांटा है. फर्स्ट इज ग्रुप 1 एंड सेकंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. सेकंड ग्रुप इज ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. We'll move to our first observation, that is naturalistic observation. जब हम किसी को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल सेटिंग में अगर प्रिंसिपल उनके क्लासरूम में जाके उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज यहाँ बिहेवियर नेचुरल फ्लो में होता है, तो वो होता है हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस इंटरेक्शंस ऑन अ प्लेग्राउंड. हम स्कूल प्लेग्राउंड में हैं और बच्चों को खेलते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम भी वहीं पे हैं, बच्चे भी वहीं पे हैं. दैट इज नेचुरलिस्टिक, वो उनका नेचुरल बिहेवियर है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट इज
कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जब हम सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बुलाकर ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ हम अपने हिसाब से सिचुएशन सेट करते हैं। लाइक बच्चे अभी इस क्लास में थे, मैं वहां पे ऑब्जर्व कर रही थी, बट अभी बच्चों को मैंने लैब में बुला लिया है, अब मैं बच्चों को लैब में बैठ के ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो ये मैंने खुद सिचुएशन सेट करी है कि बच्चे लैब में आएंगे तो उनका बिहेवियर वहां पे कैसा है, मुझे वो ऑब्जर्व करना है। दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। बट बच्चे जहां पर है, मैं भी वहां पर चली गई उनको ऑब्जर्व करने के लिए, दैट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। विल मूव टू आवर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं। अभी हम क्या था कि ऑब्जर्व हम कहाँ कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे ऑब्जर्व हम कैसे कर रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ते पहले, जब हम दूर बैठकर ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल मैम, हम प्रिंसिपल मैम है, स्कूल में है, वो थ्रू सीसीटीवी कैमरा बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है क्लासेस में, दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट। बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उसका उल्टा हो जाएगा, जब हम सब्जेक्ट की एक्टिविटी का हिस्सा बन जाते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कि हम बच्चों को पीछे से ऑब्जर्व करें, बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं तो प्रिंसिपल मैम पीछे छुपकर उनको ऑब्जर्व कर रही है, दैट इज पार्टिसिपेंट। और जब हम उनका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उनको दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीसीटीवी के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब सब ऑब्जर्वेशन के सब अपने अपने सबके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस होते हैं। और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइज। उसके 2 टाइप्स होते हैं, हमने 2 ग्रुप में बांटा है। फर्स्ट इज नेचुरल एंड कंट्रोल्ड, वो हमारी लोकेशन डिसाइड कर रहा है कि हम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकेंड ग्रुप इज पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट, वहां पे कि हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट आ जाता है वहां पे। तो साइकोलॉजी की जर्नी में एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी फील्ड की सारी डिस्कवरीज इसी पर बेस्ड है। पावलो का डॉग या स्किनर की रैट, ये सब एक्सपेरिमेंट से ही तो पॉसिबल हुआ है। जब हम ये चेक करते हैं कि एक चीज के होने से दूसरी पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम उसे एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। कि हमने कोई चीज करी है, यहाँ पे जो गोल्डन वर्ड है दैट इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम इसमें ये डालते हैं, दैट इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये हमारा गोल्डन वर्ड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आग लगने से धुआं उठता है, तो आग लगना दैट इज कोज, धुआं उठता है दैट इज इफेक्ट। कि एक चीज होने से दूसरे पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, जब हम वो चीज देखते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब आग लगने से धुआं उठ रहा है, ये भी तो कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ है, कहीं देखा है, तभी तो बताया जा रहा है कि आग लगने से धुआं उठता है। जैसे हम साइकोलॉजी में देखें, क्या स्टडी टाइम के बढ़ाने से मार्क्स बढ़ते हैं? अब कोई भी वेरिएबल ले लो आप, स्टडी टाइम को घटाने से मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं? तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा। क्या वॉयलेंट मूवीज देखने से हैप्पीनेस कम होती है? जब आप एग्जाम में आंसर लिखो तो कोज एंड इफेक्ट और वेरिएबल्स वर्ड्स जरूर यूज करना, ये ये गोल्डन वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, जो चीज वेरी करती है मतलब जो चीज बदलती है, वही वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल। एक ऑब्जेक्ट अपने आप में वेरिएबल नहीं होता है, बट वेरिएबल क्या होता है? जो जो चीज बदलती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं पेन का। क्या एक पेन वेरिएबल हो सकता है? नहीं।
वो अपने आप में वेरिएबल नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ और भी पेन होते हैं, ब्लू पेन, डार्क ब्लू पेन, लाइट ब्लू पेन, वो उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल का पार्ट बनेंगे। हम इंसान वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमारे एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स वेरिएबल हो सकते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम अलग अलग इंसानों पे करते हैं, तो हम वेरिएबल हो सकते हैं। कोई अकेला इंसान वेरिएबल नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में, एनीथिंग that takes on different values that is variable. वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज डिपेंडेंट, थर्ड इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ओके, अभी तक क्लियर है सबको यहाँ तक? Rest we will discuss on our next class, Saturday. Thank you so much for joining today's class. It is very interactive. Thank you so much, ma'am, for taking such an amazing session to explain us with chapter number 2. So, all the participants, chapter number 2 started today, and this will be continued in the next class taken by the same resource person on the Saturday. Any feedback for the resource person? Ma'am, do you have any questions or anything to ask from participants? Can I take a picture? Yeah, sure. Thank you so much, ma'am. Thank you all for joining. Welcome. Thank you. We'll meet on Saturday at 8 p.m.